बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, जो आजकल एक बाइकआउट की मुहिम चल रही है कि अस्करी इदारे से जो मुंसलिक मुख्तलिफ इंडस्ट्री है, उसकी जो मसनूआत हैं उनका बाइकआउट किया जाए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े लंबे चौड़े नाम है। मुझे तो पहले आइडिया नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो माशाल्लाह से वहाँ तैयार होती हैं। मसनूआत इतनी ज़्यादा तैयार होती हैं, मुझे ये नहीं पता था, लेकिन बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है और इतना तो किसी ने प्राइवेट सेक्टर में भी कभी किसी ने इतना ज़्यादा काम नहीं किया। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा लंबा चौड़ा एक बिज़नेस है जो मैं देख रहा था। उसका जो है वो एहतजाजन जो है वो पाकिस्तानियों ने जो है वो रद्द अमल के तौर पे उनके बकौल के ये, क्योंकि एक पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तानियों का एक शिकवा है जो गुज़िश्ता 2.5 साल से चलता चला आ रहा है। इमरान खान साहब की हमायती है पाकिस्तान ज़्यादातर, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो वहाँ पे वो रद्द अमल के तौर पे उनका बाइकआउट कर रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से कोई रद्द अमल अभी तक नहीं आया। मे बी उनके सामने जब ये सवाल रखा जाए तो वो उसके ऊपर कोई रद्द अमल दें या कोई उसके ऊपर बात करें, या हो सकता है कि उनकी अपनी जो एक सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही है ये उसका एक हिस्सा फ्यूचर में बने, या हो सकता है ना बने, या इमरान खान साहब एक डिफरेंट रद्द अमल दें। मुमकिन है वो ये कहें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मुमकिन है कि वो ये कहें कि ये करना चाहिए, या मुमकिन है कि वो ये भी कह दें कि इसको ना किया जाए। ये डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ये इमरान खान साहब क्या कहते हैं इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरे पास खबर आई नवाज शरीफ साहब के हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, सहाफ़ी इसके बारे में बात कर रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे आकर धमकियाँ देते हैं वो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। और उनकी बेचैनी ये बता रही है कि इसका इम्पैक्ट है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो रिटायर फ़ौजी हैं या वैसे ही कोई करीब रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो लोग भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आपने गौर किया कि नवाज शरीफ ने या उनके करीबी साथियों में से किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। क्यों बात नहीं की? ये हर छोटी सी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। 9 मई के ऊपर दिन में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद ही कोई एक ऐसा दिन होगा गुज़िश्ता 1.5 साल में जब 9 मई के ऊपर इन्होंने बात नहीं की होगी। 10 मई से लेके अब तक कोई एक ऐसा दिन नहीं है जब इन्होंने 9 मई के ऊपर बात नहीं की। जिन्हें इदारे का इतना दुख और इतना दर्द है वो इस बाइकआउट के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? आपने सोचा इस बारे में? मैंने इस बारे में सोचा। मैंने नून लीग के कुछ करीबी लोगों को छेड़ा, तो मेरे वहाँ बहुत सारे दोस्त भी हैं। जर्नलिस्ट के हर पार्टी के अंदर दोस्त होते हैं। आज भी पीपल्स पार्टी में, PMLN में बेहतरीन लोग मेरे जानने वाले हैं, मेरे अपने सोर्सेज हैं, उनसे मैं खबरें भी लेता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी सोर्सेज हैं, वहाँ से भी मैं खबरें लेता हूँ। फजल रहमान साहब की पार्टी में भी 2-3 सोर्सेज मेरे हैं और वो भी अच्छी खबर मुझे बताते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे जो है वो नवाज शरीफ साहब के एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उनको मैंने कहा जी मियाँ साहब क्यों चुप हैं इस मामले पे? यहाँ पे तो मियाँ साहब को इसको मौके के तौर पे लेना चाहिए था। तो वो हंसना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी आप मियाँ साहब को अभी नहीं जानते। मैंने कहा जी क्या मतलब? कहते जी देखें बाइकआउट किसका हो रहा है। मैंने कहा जी जो फौजी मसनूआत है उनका हो रहा है। उन्होंने कहा जी कर कौन रहा है? मैंने कहा जी जो इमरान खान के हमायती हैं या ओवरऑल जो पाकिस्तानी हैं जो इस सारे सिस्टम से मुतनफ़र हैं वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसमें नवाज शरीफ का क्या जा रहा है? तो मैंने सोचना शुरू किया। मैंने कहा जी आपका अलाइंस है, आपको हुकूमत बना के दी है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, अपनी मजबूरी में किया जो उन्होंने किया। नवाज शरीफ भी उनकी मजबूरी है, यानी उनका ये सोचना है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में उनका ये दावा था, ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये उन्होंने मुझे कहा। उनका ये दावा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मामले पे बोलने का इरादा नहीं रखते और पार्टी की भी एक मानी खेज खामोशी है और वो इसको देख रहे हैं कि कोई रिक्वेस्ट आए, कोई अभी कहे तो फिर हम एहसान जतला के या उसके बदले में कुछ हासिल करके इसको भी वो अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट के तमाम हमायती जो हैं वो मैदान में आ गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं इस एस्टेब्लिशमेंट के, जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत बना के दी, जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने जाली मैंडेट दिया, इनके केसेस ख़त्म किए, इनको अवाम की नज़रों में इनकी इतनी सी भी हैसियत नहीं थी, इनको वजारत उज़्मा और वजारत आला तक दे दी, पूरा इक़्तिदार इनके आगे रख दिया, इतना सारा कुछ इनको दिया। और ये जो इतने बड़े बेनिफिशरी हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। ये बात वैसे समझ आने वाली नहीं है, लेकिन मुझे जो चीज़ पता चली वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि अभी नवाज शरीफ साहब तेल और तेल की धार देख रहे हैं, वो इसमें भी अपना फ़ायदा और नुकसान ढूंढ रहे हैं। दूसरी खबर ये है कि जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर कत्लेआम हुआ और इस्लामाबाद के अंदर जो सानिया डी चौक हुआ, उसको दबाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और लगातार की जा रही हैं। यानी इसमें जो अभी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जैसे लाहौर से खातून कारकुन को गिरफ़्तार किया गया, फ़रा खान उनका नाम है, और ख़वातीन को भी गिरफ़्तार करने का प्लान है। सहाफ़ियों के ऊपर क्रैकडाउन कर दिया गया।
यानी ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि सबको अपनी अपनी पड़ जाए, खबरें बदल जाए, फोकस शिफ्ट हो जाए और 26 नवंबर को सारे लोग भूल जाएं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कभी सहाफ़ी रूपोश नहीं हुए जितनी बड़ी तादाद में सहाफ़ी अभी रूपोश हैं। 2 दर्जन के करीब सहाफ़ी हैं जो अपने आप को ख़तरे में महसूस कर रहे हैं। ये वो तमाम सहाफ़ी हैं जिन्होंने आई विटनेस के तौर पे वहाँ पे रिपोर्टिंग की थी और इन्होंने लोगों को गोलियाँ लगती हुई देखी भी हैं और इन्होंने बाद में रिपोर्ट किया भी है। अब इन्हें इनके मौक़िफ़ को बदलने के लिए कोशिश की जा रही है। सहाफ़ी जो है वो कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई अपने गाँव में चला गया, कोई किसी और इलाके में चला गया। 2-3 सहाफ़ी ऐसे हैं जिनके गाँव तक में रेड हुई है और इतना कभी भी सहाफ़ियों को परेशान नहीं किया गया, सताया नहीं गया। इसके पीछे जो रीज़न नज़र आ रही है वो ये है कि खौफ फैलाया जाए और बजाय इसके कि लोग डिस्कस करें कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद में किस किस्म का मज़ाकर हुआ, उसको डिस्कस करने की बजाय ये डिस्कस किया जाए कि इस वक्त सहाफ़ियों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं। हुकूमत तवज्जो हटाने के लिए कुछ भी बड़ा कर सकती है इस वक्त मुल्क में। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हुकूमत 26 नवंबर से तवज्जो हटाने के लिए और भी कुछ बड़ा कर सकती है इस मुल्क में। और सबसे बड़ा इवेंट तो ये हो सकता है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो ये तो एक बहुत बड़ी खबर होगी पाकिस्तानियों के लिए। इमरान खान साहब के लिए जो आखिरी ऑप्शन जो उनके सामने रखा गया था, आज मैं वो ऑप्शन तफसील से आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इमरान खान साहब के सामने ऑप्शन क्या था जो उनको पेश किया गया था और उस ऑप्शन के ऊपर इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल और डिमांड क्या थी, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले आप ये देखें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मैंने चंद लोगों से रब्ता किया, कुछ लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया। ये वो लोग हैं जिनकी कॉल के ऊपर ज़्यादा लोग निकलते हैं मुख्तलिफ ममालिक में। वो ये बता रहे हैं कि उनके साथ लगातार रब्ता किया जा रहा है। पहले दबाव डालते थे, अब मिन्नतें की जा रही हैं कि जो 26 नवंबर है इसके मामले को नीचे जाने दें, इसको दबने दें, इसके ऊपर ज़्यादा बात ना करें। अब यानी ये दबाव बढ़ रहा है हुकूमत के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मिन्नत तरला किया जा रहा है और पाकिस्तान में भी फोकस शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह 26 नवंबर को जो लाशें गिरी हैं उनसे जान छूटे। देखें 12 तो कंफर्म यानी मुसद्दका 12 लाशें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है जो शहीद हो गए लोग, और उसका मुकदमा दर्ज होना है मारने वालों के खिलाफ और ऑर्डर देने वालों के खिलाफ, और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काम करना होगा। अब जो लापता लोग हैं वो 100 से 150 के बीच में बताए जाते हैं और जो लापता हैं उनके बारे में नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं या नहीं है, और उनमें से कितने वापस आएंगे और कितने नहीं आएंगे, और जो वापस नहीं आएंगे वो कहां गए, क्या उन्हें मार दिया गया, अगर मारा गया तो उनकी लाशें कहां हैं। ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तान के सारे मीडिया को उठाने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी इन सवालात को नहीं उठा रहा। सहाफ़ियों को हरासा कर ले, तवज्जो जितनी मर्जी भटका लें, लेकिन 26 नवंबर को जो कुछ भी इस्लामाबाद के डी चौक में हुआ उससे तवज्जो नहीं हटेगी। अब अदालत के अंदर बड़े बड़े केसेस लगाए गए, बड़े बड़े केसेस अदालत के अंदर लगाए गए ताकि तवज्जो वहां पे शिफ्ट हो जाए, और बहुत सारे सहाफ़ियों को एक्टिवेट भी किया गया। जनाब आपने सारे प्रोग्राम इनके ऊपर करने हैं, टिकट्स इनके ऊपर देने हैं, टीवी चैनल को कहा गया कि आपने अदालत के अंदर से आने वाली खबरों को उठाना है। इस किस्म के वहां से कमेंट आएंगे अदालतों के अंदर से, इस किस्म के जजेस के रिमार्क्स आएंगे, ऐसी गर्म गर्म खबरें निकलेंगी कि 26 नवंबर को ताकि लोग भूल जाएं। लेकिन 26 नवंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सवाल उठाया हुआ है ना, उसने सबका जीना हराम किया हुआ है कि गोली क्यों चलाई। अब गोली क्यों चलाई जो है ना किसी के पास इसका जवाब है और ना इस सवाल को कोई फेस कर पा रहा है, और यही सवाल जो है वो इस वक्त मुसीबत बना हुआ है। एक चीज़ नाज़रीन इसके अंदर और है, जो डील जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो इमरान खान साहब को ऑफर की गई। इमरान खान साहब को नवंबर में यह कह दिया गया था कि अगर आप अपना एहतजाज मौखर कर दें या अपने एहतजाज को कैंसिल कर दें तो 15 दिसंबर से पहले पहले आपको रिहा कर दिया जाएगा। 15 दिसंबर से पहले पहले आपको पहुंचा दिया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा के जिस इलाके में आप चाहेंगे। उन्हें 2-3 ऑप्शंस दिए गए थे जिनमें एक नथिया गली का ऑप्शन भी था, और वो ये ऑप्शन देते हुए उन्होंने सोचा कि इमरान खान साहब वहाँ पे ज़रा कंफर्टेबल रहते हैं और पसंद करते हैं उस इलाके को, तो इनको वहीं भेज दिया जाए। और फिर ये कहा गया कि बाकी चीज़ें वहाँ पे इमरान खान साहब के साथ मिलकर आकर बैठकर मुज़ाकरात में तय कर ली जाएंगी, और वहाँ पे इमरान खान साहब के पास उनका टेलीफोन भी होगा, वो बातचीत भी कर सकेंगे और राब्तों में भी रह सकेंगे, वो किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो आप बेफिक्र हो जाएं, इमरान खान साहब को 15 दिसंबर से पहले पहले वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। ये यकीन दहानी करवा दी गई थी और ये बातें भी कर दी गई थी। लेकिन इमरान खान साहब ने जो शर्त रखी, उन्होंने कहा जी कि फिर कुछ लोगों को तो फौरी तौर पर रिहा करें और मुझे भी रिहा करें, मैं 24 तारीख को खुद जलसा करके उसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ें देखूंगा। लेकिन जो 2 चीज़ें इमरान खान साहब को कही गई जहाँ पे मामला फंस गया था, एक ये है कि इमरान खान साहब को कहा गया कि जनाब आप मैंडेट तो अपना भूल जाएं, वो आपको नहीं मिल रहा, हम आपको आज़ादी दे रहे हैं,
आप जाकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, यानी इसका रास्ता भी खुल जाएगा। आप आज़ाद हो जाएं जाकर अपना इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़कर आप कौमी असम्बली में आए और कौमी असम्बली में आकर आप अपोजिशन लीडर के तौर पर अपना रोल प्ले करें और फिलहाल आप मैंडेट की वापसी भूल जाएं। हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शन पाकिस्तान में करवा दिए जाएं, लेकिन अभी आप इस सेटअप को चलने देंगे, इसके अंदर आप रुकावट नहीं डालेंगे। ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब के सामने रखी गई, जिन पे इमरान खान साहब ने फिर अपनी एहतजाज की कॉल को वापस लेने से इनकार कर दिया। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इमरान खान साहब को कहा गया था कि 15 दिसंबर से पहले पहले आपको खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा दिया जाएगा। आप एक जगह पे रहेंगे ज़रूर, लेकिन आप गिरफ्तारी के स्टेटस में नहीं होंगे। आप जिससे मर्जी मुलाकातें करेंगे, जिससे मर्जी टेलीफोन पे बात करेंगे, आप फ्री होंगे और आपके साथ मुज़ाकरात भी किए जाएंगे फ्यूचर के हवाले से, मामला आपके साथ तय भी हो जाएंगे। लेकिन आप इलेक्शन लड़ें और लड़के कौमी असम्बली में आना चाहें तो आप आ जाएं, मगर मैंडेट जो है वो आपको अभी वापस नहीं मिलेगा, इसको आप भूल जाएं। हाँ, मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है, उसके ऊपर चीज़ें बाद में तय कर ली जाएंगी। ये जनाब चीज़ें इमरान खान साहब के सामने रखी गई, तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं जी, मैंने 24 तारीख से पहले आप मुझे छोड़ें, मैं जाके वो जलसा खुद करूं। अब वहां पे इमरान खान साहब का और एक उनका ट्रस्ट का एक डेफिसिट है और उसकी वजह से फिर ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। अच्छा, जितना ये इमरान खान साहब को छोड़ना क्यों चाहते थे, इसके बारे में सबसे बड़ा सवाल ये है, यानी अगर छोड़ना चाह रहे थे, क्यों छोड़ना चाह रहे थे? तो मैं आपको बताता हूं। जो कुछ भी बैरूनी दुनिया से प्रेशर आ रहा था ना लगातार, वो प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पहली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के पसीने छूट गए थे और हुकूमत बहुत परेशान थी। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि तासुर ये ना जाए कि इमरान खान साहब को छोड़ा गया या हम पे कोई प्रेशर आया या हम इमरान खान साहब से डर के हमने छोड़ा है या कोई पब्लिक प्रोटेस्ट के नतीजे में हमने छोड़ा है। हम इस तरह छोड़ेंगे कि अदालतों के जरिए से छूट गए और फिर वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। तो ये इस किस्म का एक खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे। इमरान खान साहब ने इसके अंदर जो है वो तस्लीम नहीं किया। जो प्रेशर खास तौर पे आया था अमेरिका में, जब एक लेटर सामने आया था, उसको रोकने की बहुत कोशिश की गई पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन वो लेटर रुका नहीं। अभी कुछ और चीज़ें भी कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में और बरतानिया में हो रही हैं। आने वाले दिनों में आप वो चीज़ें होती हुई और उनका इम्पैक्ट आता हुआ पाकिस्तान में देखेंगे। मेरी बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात हुई है, वो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनके नतायज आपको थोड़े दिनों में मिलना शुरू हो जाएंगे। और दिसंबर के महीने के अंदर अमेरिका से एक बड़ी डेवलपमेंट भी आ सकती है और ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ट्वीट कर सकते हैं, कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं इमरान खान साहब के बारे में। तो इसको कोई बैद नहीं है कि वो वाकई ये कर भी सकते हैं, और अगर वो ये करेंगे तो इसका पाकिस्तान पे इंपैक्ट आएगा। तो क्या इमरान खान साहब को अब रिहा किया जा सकता है? देखें, जितना प्रेशर नवंबर में था ना इमरान खान को छोड़ने का, उससे ज्यादा प्रेशर दिसंबर में इमरान खान साहब को छोड़ने का। मैं वजह बताता हूं। देखिए, पहले सिर्फ बैरूनी प्रेशर था जिसकी वजह से इमरान खान साहब को छोड़ने का फैसला हो गया था, और अब तो कत्ल भी हो चुके हैं। अब जो शहादतें हो चुकी हैं, जो बंदे उनके लापता है, पता नहीं वो जिंदा है या उनकी लाशें गायब कर दी गई हैं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, इसका प्रेशर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे और हुकूमत पे बहुत ज्यादा पड़ा है और वो बहुत ज्यादा परेशान है। लिहाजा इमरान खान साहब को अब अंदर रखना ज्यादा आसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि छोड़ना भी पहले से ज्यादा मुश्किल है कि इमरान खान साहब को छोड़ेंगे तो क्या वो कंप्रोमाइज कर लेंगे इन शोहदा के ऊपर? तो अभी तक का जो इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इमरान खान साहब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अजीब है। यानी आज जो तारीख है वो, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 8 तारीख है, 8 है दिसंबर की, 26 नवंबर का वकूआ है। अब आप देख लें कितने दिन हो गए। अभी तक ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कत्लों की FIR जमा करवाई है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लापता अफराद के हवाले से एक कानूनी कार्रवाई शुरू की है कि जनाब हमारे ये बंदे लापता हैं, हमें जो है वो हम हेबियस की पिटीशन कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि यहीं से लापता हुए थे। हर बंदे की अलग अलग पिटीशन डाल दें, हमारा ये बंदा लापता है, ये बंदा लापता है, ये बंदा लापता है। एक एक वकील को 20-20 केस देते, सारे केसेस लगेंगे ना, हाई कोर्ट के अंदर केस लगेंगे। ऐसा तो नहीं होता सकता कि सारे के सारे केसेस एक जज के पास लग जाएं। तो सारे केसेस के ऊपर इनको हेबियस की या बंदे लापता होने की पिटीशंस डालनी चाहिए जो बंदे लापता हुए हैं। तो अभी तक ना तो तहरीक इंसाफ की कत्लों की FIR सामने आई, ना लापता अफराद के हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई इन्होंने शुरू की, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब ने रुजू करने का कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू भी नहीं किया गया, ना ही CCTV फुटेज को सिक्योर करने के हवाले से या उसको महफूज करने के हवाले से कोई कानूनी रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक इख्तियार नहीं किया। अब दूसरी जानिब आप ये देखें कि मीडिया वाले बेचारे छुपते फिर रहे हैं। अब देखें, जो बंदे शहीद हुए वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आए थे ना, मीडिया वाले उसकी गवाही दे रहे हैं, मीडिया वाले अपने मौके के ऊपर डट गए हैं, वो बेचारे छुपते फिर रहे हैं, रूपोश हो रहे हैं, उनके घरों पे छापे पड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो
जिम्मेदारान हैं, जिनकी अब जिम्मेदारी है ये मुकदमात करवाने की और इन सारे केसेस को लड़ने की, वो इस्लामाबाद में खुल के फिर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो यहां से सवाल जन्म लेते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाकई में संजीदा है अपने शोहदा के खून के बारे में इंसाफ लेने के लिए? अभी तक जो हम देख रहे हैं, यानी इतने दिन काफ़ी होते हैं, 12-13 दिन हो गए हैं, 2 हफ्ते होने वाले हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अभी तक अपनी FIR नहीं करवाई, अभी तक वो तहरीरें ही सामने नहीं आ रही, इनकी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं की जिसमें ये इंसाफ लेने जा रहे हो। इमरान खान साहब की रिहाई का मामला दोबारा से खटाई में तो पड़ गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकेगा। इमरान खान साहब की जो 2 शराइत है ना, एक तो यह है कि मुझे बाहर निकालो, और दूसरी जो है वो 9 मई का और 26 नवंबर का जुडिशल एक इंक्वायरी करवाई जाए। इस पर जमात इस्लामी ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद कत्लेआम से हुक्मरान पीछा नहीं छुड़ा सकते, एक काबिल कबूल आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो कातिलों को बेनकाब करे। ये जनाब अब फजलुर रहमान साहब के बाद जमात इस्लामी भी मैदान में आ गई, और जितनी पॉलिटिकल पार्टी जमहूरी हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि ये कत्लेआम है। सिर्फ MQM बिल्कुल खामोश है, और MQM का आपको पता है वो माजी में उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उनके लिए ये चीज़ें अहमियत नहीं रखती, और जिस तरह इंसानी जानें कराची में ज़ाया होती रही हैं और MQM क्या कुछ करती रही है ये आप सब कुछ जानते हैं, और उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ माजी में। ये भी एक हकीकत है कि माजी में जो MQM के साथ हुआ वो भी बहुत बुरा हुआ, बड़ा कत्लेआम हुआ है, कराची में बहुत बड़ा गेम खेला गया है और बहुत बड़ा पैसा उसके अंदर इन्वॉल्व था। अब जनाब ये MQM वाला मामला, फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है कत्लेआम के ऊपर। इस्लामाबाद में सियासी कारकुनों के कत्लेआम के ऊपर पीपल्स पार्टी मुजरिमाना तौर पर ना सिर्फ खामोश है बल्कि हमायत कर रही है इस हुकूमत की। और मैं आपको आज लिख कर देता हूं कि कुछ अरसे के बाद जब इलेक्शन में जाएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत के ऊपर ये एलिगेशन लगाएगी कि आपने इस्लामाबाद में कत्लेआम किया था, आप कातिल हो, और हम उसका हिस्सा नहीं थे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में करेगी, और डेफिनेटली करेगी। मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा ना करे, इनकी यही सियासत होती है, पहले ये साथ मिल जाएंगे और बाद में अपना मौक़िफ़ बदल देंगे। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अभी तक अपने इस हवाले से मायूस किया है। मुझे लगता था कि 2-4-5 दिन में, 6 दिन में वो अपनी FIR और बाकी चीज़ें करवाएंगे, लेकिन वो बाकी सारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला काम नहीं कर रहे कि वो अपने कारकुनों के लिए FIR करवा सकें, CCTV फुटेज को सिक्योर कर सकें, लापता अफराद के बारे में पता कर सकें, या उनकी बाजियाबी के लिए अदालतों से रुजू कर सकें, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर रुजू कर सकें। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने जो हिम्मत दिखाई है उसकी दाद देना अगर ना दी जाएगी तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। आज़ाद कश्मीर के हर गांव से, करिए से, हर टाउन से, हर देहात से, हर जगह से, हर शहर से लोग निकले, सड़कों के ऊपर आए और उन्होंने अपना हक छीन लिया। ये रियासत उनको उनका हक नहीं दे रही थी, और इन्होंने कभी उनको उनका हक नहीं देना था। इन्होंने ताकत का बेदरेग इस्तेमाल भी किया, लेकिन जब लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले और पूरा आज़ाद कश्मीर सड़कों पे आ गया तो उसके बाद हुकूमत बेबस हो गई। जो वज़ीर वहाँ पे आए थे मुज़ाकरात करने के लिए, वो जिस तरह वहाँ से भागे हैं गाड़ियों में बैठ के अवाम के आगे लग के, वो मनाजिर भी हमने देखे। लोग मुंजमद कर देने वाली ठंड के अंदर, यानी आज़ाद कश्मीर की दरिया के किनारे सर्दी आपको अंदाज़ा है कितनी ज़्यादा होती है, वहाँ पे माइनस टेम्परेचर बन रहे थे। वहाँ पे लोग रात को अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ठिठुरती हुई सर्दी के अंदर सड़कों पे हज़ारों की तादाद में बैठे थे। वो एक कौम बन गए। उन्होंने दिखाया कि एक कौम जब इकट्ठी होती है तो वो जालिम को कैसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने पूरी रियासत को जो है वो आईना दिखाया और उनसे अपने मुतालबात तस्लीम करवाए। और इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो खुशखबरी है, वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सदारती ऑर्डिनेंस है मुतनाज़े, उस पर मुज़ाकरात हो गए, और मुज़ाकरात के नतीजे में जो मेरे पास इतला आई, जो कैदी हैं उनको रिहा कर दिया गया, और साथ ही साथ जो है वो ऑर्डिनेंस को वापस लेने का फैसला कर दिया गया। तो नाज़रीन, जो कश्मीर के हवाले से मैंने आपको खबर दी है उसका एक हिस्सा है और उसका एक पहलू है। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त भी कश्मीर के जितने एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं, और कश्मीरियों ने तमाम एंट्री पॉइंट्स को बंद किया हुआ है। और वजह यह है कि उनके मुताबिक उनके साथ धोखा किया जा रहा है। अब हकीकी खबर क्या है ये हमें अगले चंद घंटों में पता चल जाएगा कि वहाँ पे खेल क्या खेला गया। क्या वाकई कैदियों को रिहा करके ऑर्डिनेंस वापस ले लिया गया, और जो सब्सिडी जिसका वादा कश्मीरियों के साथ किया गया है वो वादा पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता। ये तमाम चीज़ें हम चंद घंटों में रिपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसकी बुनियाद पे कश्मीर के अवाम एतबार करने को तैयार नहीं है, और वो बदस्तूर ठिठुरती हुई ठंड के अंदर सारी रात वो सड़कों के ऊपर मौजूद रहे हैं और वहाँ पहरा देते रहे। अब देखते हैं कि आगे इस मामले का क्या बनता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।